से अटल जी की जन्म जयंती अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे जिला पंचायत औरैया से अध्यक्ष भाई कमल दोहरे जी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री अनिल गुप्ता जी, मिधुना से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ी बहन रिया साकी जी, डीसीडीएफ के चेयरमैन भाई अभय सेंगर जी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्री आदर्श सेंगर जी, जिला मंत्री श्री सी पांडे जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री अनिल शुक्ला जी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष बहन मंजू चौहान जी, प्रदेश कार्य समिति की सदस्य बहन अरुणा सक्सेना जी, हमारे SIR के जिला के संयोजक अमरचंद्र राठौड़ जी, भाई बंटू राव दिवाकर जी और यहाँ के ऊपर आए हुए पार्टी के सभी सम्मानित मंडल अध्यक्ष, सभी उपस्थित पदाधिकारी, कार्यकर्ता, बहनों भाइयों, 1947 में भारत आजाद हो गया था। आजादी के समय पर भारत भीषण सांप्रदायिक दंगों से जूझ रहा था। विभाजन का दौर था। भारत की आजादी के साथ साथ भारत का विभाजन भी हो गया था और बड़ी तादाद में, कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि लाखों लोगों की हत्या उन सांप्रदायिक दंगों में हुई है। पाकिस्तान में जिस प्रकार से सेना, वहां की पुलिस और सब जिस प्रकार से हिंदुओं का नरसंहार किया है, ट्रेन की ट्रेन लाशों से पाटकर पाकिस्तान से हिंदुस्तान की धरती के ऊपर भेजी गई, एक ऐसा भीषण दृश्य था कि अब तो शायद ही कोई ऐसा बचा हो जिसने वो दृश्य देखा हो, लेकिन उसकी कहानियां भी जब सुनते हैं ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार की स्थिति थी। गांधी जी की हत्या हो गई। वह दौर था जब देश भर में संघ का विस्तार हो चुका था। तेजी से संघ की शाखाएं बढ़ती चली जा रही थी। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव तक संघ का शाखाओं का प्रचार होता जा रहा था। हमारे संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी की मृत्यु हो चुकी थी। उनके स्थान पर गुरुजी ने संघ का बहुत तेजी से विस्तार गुरुजी के नेतृत्व में हो रहा था, लेकिन गांधी जी की हत्या के बाद संघ का पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1951 में जब भारत की राजनीति में, खासकर जब देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, इस्लाम के आधार पर हुआ और बंटवारे में पाकिस्तान, जो आज उसमें बांग्लादेश भी उसी में जुड़ा हुआ था, एक इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान भारत से अलग हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी भारत की जो राजनीति थी, हमारे जातियों में बिखराव, एक दूसरे के प्रति घृणा और नफरत, एक देश के भीतर भाषा का विवाद, क्षेत्र का विवाद, माने हम मानसिक रूप से भी बुरी तरीके से बटे हुए थे। देश तो बटा ही था भौगोलिक आधार पर, लेकिन बचे हुए भारत में भी हम मानसिक रूप से विभाजित हुए थे। हमारी मानसिकता विभाजित थी। कोई क्षेत्र के नाम पर, कोई तेलुगु था, कोई तमिल था, कोई कन्नड़ था, कोई उत्तर भारतीय था, कोई दक्षिण भारतीय था। इस प्रकार का भेद था। विभिन्न बोली भाषा का भेद था। और उस भेद के दौर में खासकर जो नेहरू की उस समय पर, चूंकि नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, तो नेहरू जी की जो नीतियां थी, वो नीतियों से स्पष्ट था कि पाकिस्तान की जो आज स्थिति है, वो तो उसी समय पर सोच लिया गया था
कि पाकिस्तान में जो भी हिंदू उस समय के ऊपर रुके हुए हैं, इनका पाकिस्तान के भीतर कोई भविष्य नहीं है और निश्चित रूप से इनको कष्ट झेलने पड़ेंगे और आने वाले समय में इनकी संतानों के साथ में जिस प्रकार से दुर्व्यवहार होंगे, वह स्थिति भारत के भीतर न जन्म ले तो बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में विभाजन की मानसिकता, गुलामी की मानसिकता के कारण से जो हमारी विभाजित मानसिकता, इसको राष्ट्रवाद में परिवर्तित किया जाए। यह प्राचीन भारत की जो सभ्यता के आधार पर एक नए भारत की निर्माण हो और वह सोच के साथ में जनसंघ की स्थापना हुई। उस समय के राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के पहले अध्यक्ष बने और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के महामंत्री के रूप में एक पूर्ण प्रचारक। संघ का प्रचारक तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि संघ में प्रचारक वही होता है जो राष्ट्र के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर देता है, परिवार नहीं बनाता, शादी विवाह नहीं करता, अपने परिवार को त्याग देता है और राष्ट्र के लिए अपना जीवन पूरा समर्पित कर देता है। एक ऐसे प्रचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के लिए साथ में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी उस समय के जनसंघ के विस्तार को जिम्मेदारी उनको दी गई। नीति को कुछ और मंजूर था। कश्मीर के भीतर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक देश दो विधान दो निशान के मुद्दे के ऊपर कश्मीर में उनकी गिरफ्तारी हो गई और जेल में ही उनको जहर देकर उनकी हत्या कर दी गई और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विदा हो गए। अब यह तय हुआ कि देश का अगला जनसंघ का अध्यक्ष कौन होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के अध्यक्ष बनाए गए। उनके साथ में दो प्रचारक और एक अटल बिहारी वाजपेयी और एक लाल कृष्ण आडवाणी, उनके साथ में दो महामंत्री चुने गए। वो छोटी सी उम्र, कोई अनुभव नहीं, जनसंघ का कोई आधार नहीं, जीत तो दूर केवल जमानत ही यदि प्रत्याशियों की बच जाती थी तो उस पर ही दिवाली मनाई जाती थी। इस प्रकार से एक विचारों का एक शुभारंभ जनसंघ के समय से हुआ और लेकिन फिर नियति से कौन लड़ा है। एक दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय वो मुगलसराय स्टेशन के ऊपर मृत पाए गए। नेतृत्व का संकट आ गया। क्या होगा, कैसे होगा, ये विचार का प्रवाह या भारत भर में कैसे पहुंचेगा। भविष्य की दृष्टि से निराशा का भाव था, लेकिन उसके बाद फिर अटल जी को वो कमान सौंपी गई और आपने देखा होगा कि धीरे 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 वह बालक अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के इतने बड़े नेता बने। कोई नेता ऐसे ही नहीं बन जाता। उनसे मिलने की चर्चा अभी हमारे पूर्व अध्यक्ष जी जब कर रहे थे, उनका सौभाग्य है कि उनको अटल जी के पैर छूने का अवसर मिला। मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे भी अटल जी के पैर छूने का अवसर मिला। बहुत छोटा था और उस समय पर मेरे ख्याल से 9th या हाई स्कूल का छात्र था। गाड़ी चलाने का शौक था तो चाचा के साथ अपने वो गाड़ी चलाने को मिल जाती थी, चाचा के पीछे पीछे लगा रहता था। अटल जी आ रहे थे फरुखाबाद में, वर्तमान विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जी का तिलक था। उस तिलक समारोह में शामिल होने के लिए अटल जी आ रहे थे। जब मालूम पड़ा कि अटल जी आ रहे थे, उस समय पर उनको लोगों ने, हमारे चाचा और भी जो शहर में के जो उस समय पर भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे, उन्होंने अटल जी को अरौल में रोककर उनका स्वागत करेंगे। हमने सुना तो हमने कहा हम भी अटल जी से मिलने चलेंगे। ये वो दौर था जिस नेता को सुनते हुए हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी नेता से प्रभावित होता है। तो शायद मैंने अपना जब होश संभाला तो मैं जिस नेता से प्रभावित था
वो नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और जब मैंने सुना कि वो आ रहे हैं तो मैंने कहा मैं भी चलूंगा। तो पहले चाचा ने कहा नहीं नहीं, अपनी अम्मा से पूछो, अपने पापा से पूछो, हमने किसी से नहीं पूछेगा, हमें आपके साथ चलना है। और हम उनके साथ में गए और मुझे भी अटल जी के पैर छूने का सौभाग्य मिला। शायद वही एक दिन था जो इतनी नजदीक से और उसके पैर छूने का मुझे अवसर मिला। उसके बाद फिर वो कभी अवसर मिला नहीं, क्योंकि मैं जब भाजपा का जिलाध्यक्ष बना उस समय अटल जी का लगभग आखिरी समय था। आपको याद होगा कि लखनऊ में एक रैली में भाषण देते देते अटल जी का गला रुक रहा था और बल्कि गला चोक हो गया था, उनका पूरा भाषण भी नहीं हो पाया था। उसके बाद से फिर अटल जी का कोई भाषण नहीं हुआ। फिर मेरे जब राजनीति में तरक्की हुई तब तक अटल जी का समय उस समय पर समाप्त हो चुका था। बीमारी रही लंबे समय तक, उसके बाद उनका देहांत हो गया। लेकिन ये कोई व्यक्ति जो भारत की राजनीति में यहां तक आया, अपनी वाक्पटुता के लिए सदैव याद किया जाएगा, अपने निर्णयों के लिए। यदि जरूरत पड़ी तो नहीं, यदि कांग्रेस अगर विरोध में है तो कांग्रेस का विरोध करना, इसलिए तो सत्ता में विपक्ष में तो इसलिए विरोध करना नहीं। राष्ट्र से जुड़े हुए कोई भी मुद्दे रहे हो, अटल जी ने राष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर कांग्रेस का समर्थन भी करने का काम किया है। वास्तव में जो उनकी राजनीति में जो शुचिता थी, जो चरित्रता थी, जो ईमानदारी थी, उसके तो लोग किससे बताते थे। आज तो सोशल मीडिया है, आज तो किसी के बारे में मोबाइल कुछ भी बता देता है, किसी के बारे में सोशल मीडिया पे लोग कुछ भी जानते हैं, किसी के भाषण कभी हम सुन सकते हैं। लेकिन वो दौर तो दूसरा दौर था। वो दौर तो ऐसा दौर था कि जहां के ऊपर चिट्ठी अखबारें भी सही से गांव तक पहुंचती नहीं थी। ग्रामीण क्षेत्रों में अपने शहर के मुख्यालय का भी महीने भर में समाचार प्राप्त नहीं हो पाते थे। यदि कोई गांव से व्यक्ति यदि शहर नहीं गया तो वो शहर के समाचार उस गांव तक आते ही नहीं थे। एक इस प्रकार का दौर था। और उस प्रकार से किसी के बारे में जब जानकारी मिलती थी तो किस्से कहानियों से तो मिलती थी। तो किस्से कहानी होते थे, और जो किस्से कहानियों से जो अटल जी के विषय में जो बताया जाता था, सही मायने में वो बहुत ही अभूतपूर्व था कि वो व्यक्ति जिसकी अटैची में मात्र 2 ही जोड़ी कपड़े हैं, 2 धोती 2 कुर्ता, एक पहनता है एक धोकर टांग देता है, एक इतने ही एक मतलब सादगी से वो व्यक्ति जिसका निर्माण किया गया जनसंघ ने, फिर भारतीय जनता पार्टी ने, और वो व्यक्ति वहां तक कि उन्हें बारी बारी सबकी बारी और अब की बारी अटल बिहारी। और यह नारे के साथ में जिस प्रकार से आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी तक एक लंबा जो नेतृत्व अटल जी के रूप में गढ़ा गया, एक मार्ग जो अटल जी के नेतृत्व में जो तय किया गया, आडवाणी जी जैसा उनको सारथी मिला, और फिर उसके बाद अटल जी को देश का प्रधानमंत्री बनने का भी अवसर मिला। पहले 1996 में जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने, कभी सपने में सोचा था? मैंने कहा ना कि वह पार्टी कि चुनाव जीतना तो बातें छोड़ दो, केवल यदि जमानत बच जाती थी तो दिवाली होती थी। एक पार्षद भी यदि जीत जाता था तो दिवाली का माहौल बनाया जाता था। ऐसी स्थिति होती थी। जिन्होंने कभी राज्य में भी सरकार आने का सपना न देखा हो और वह देश का प्रधानमंत्री, उस दल का नेता जब बना हो तो कैसा माहौल रहा होगा। भले ही पूर्ण बहुमत था ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी भारत की राजनीति में छूत मानी जाती थी, कोई समर्थन देने को तैयार नहीं था, 13 दिन की सरकार रही। लेकिन अटल जी ने जब शपथ लिया, इस देश का एक एक राष्ट्रवादी झूम उठा। और वास्तव में जिस प्रकार से मुझे आज भी याद है कि हम लोगों ने अटल जी का जब शपथ हुआ था तो बैंड बाजे के साथ में अटल जी का शपथ टीवी के ऊपर सुना था। वह दौर अलग था कि टीवी भी उस समय जब एंटीना हिलाओ तो टीवी आती थी, वह दौर था। लेकिन उस समय पर भी हम लोग इस प्रकार से अटल जी से जुड़े हुए थे, इस प्रकार से अटल जी के प्रति समर्पित थे। कितने ही लोगों को देखा था कि अटल जी आ जाते थे, एक सभा करके चले जाते थे। फर्रुखाबाद में सभा कर गए, न जाने कितने लोग कन्नौज के आसपास से भी अपने किराए पर। यह दौर नहीं था कि अटल जी को सुनने चलो तुम्हारे गांव में हम बस लगवाए दे रहे हैं, तुम्हारे गांव में हम गाड़ी लगवाए दे रहे हैं, कुछ नहीं। अपने पैसे से अपना खर्चा करके लोग जाते थे। यदि मोटरसाइकिल होता था, मोटरसाइकिल से जाते थे तो 20 किलोमीटर साइकिल चलाकर भी लोग अटल जी को सुनने जाते थे। और फिर अटल जी का भाषण सुनने के बाद
न जाने ही कितने लोग ऐसे थे जो गांव-गांव साइकिल लेकर प्रचार को भारतीय जनता पार्टी को निकल जाते थे। कितने ही ऐसे नेता रहे होंगे जो अटल जी के नाम से विधायक बन गए होंगे, अटल जी के नाम से सांसद बन गए होंगे। वहां पर अटल जी का एक समय देश के भीतर था। और जब देश के प्रधानमंत्री, मैंने कहा ना कि 13 दिन तो केवल प्रधानमंत्री रहे, 13 दिन के बाद वो सरकार गिर गई। और जब सरकार गिरने के बाद में फिर आपने देखा, फिर उनको मौका मिला, फिर वह चुनकर आए। और जब चुनकर आए तो उन्होंने तो कहा ही करते थे, तो चुटीले अंदाज में अपने उनका भाषण सुनो, समझ में आएगा। तुमने एक से एक तो उनके तर्कस में तीर थे, एक तरफ जयललिता, एक तरफ ममता, एक से एक अयल घोड़े उनके पास थे। और तो कहते थे कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, और भानुमती ने कुलवा जोड़ा। अब मैंने समझो कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए वो 28 राजनीतिक दल, वो 28 दल जो सबके सब भाजपा के विरोधी, सबका विचार भारतीय जनता पार्टी के विरोध का, लेकिन उनके साथ में सरकार चलाना, और सरकार चलाना ही नहीं, सरकार को भारत के लिए समर्पित कर देना, इस राष्ट्र के लिए समर्पित कर देना, यह अटल जी की खूबी थी। और आपने देखा होगा वह स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, युगों युगों तक अटल बिहारी वाजपेयी को यदि याद किया जाएगा तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की याद जरूर आएगी। मुझे आज भी ध्यान में आता है, मैं छोटा था और जब मैं कन्नौज से लखनऊ के लिए जाता था, गर्मियां आती थी, आम का सीजन होता था, हम लोगों के बाग में आम होते थे, हमारी बुआ लोग लखनऊ में रहती थी, तो बाबा कहते अपनी सारी बेटियों को वो अपना आम भेजते थे। तो हम लोगों की ड्यूटी होती थी, तुम गाड़ी लेकर जाओ, अपनी बुआ लोगों को आम देकर आओ। तो हम लोग लखनऊ गए आम देने, कन्नौज से चले, कन्नौज से पहुंचे कानपुर, तो कितना जाम, माने बिल्हौर के बाद चौबेपुर बाद शिवराजपुर, कानपुर, कल्याणपुर, और उसके बाद शुक्लागंज होते होते मैंने सुबह 8 बजे निकले और रात में 8 बजे तक लखनऊ पहुंचे। आज की पीढ़ी को बताओ ऐसा होगा तो मानेगी क्या कि तो 1.5 घंटा में पहुंच जाते हैं लखनऊ। तो ये अंतर आया किस प्रकार से, मुझे आज भी ध्यान है, हम लोग जोधपुर गए थे बचपन में एक बार, और जोधपुर गए थे, 3 दिन पूरे जोधपुर पहुंचने में लगे थे। इस प्रकार का भीषण जाम था, भीषण जाम, जयपुर के आगे अजमेर, और तो पूरा जाम तक, मैंने आगरा के बाद से पूरा जाम तो 3 दिन जयपुर पहुंचने में लगता था। आप सोचो क्या स्थिति रही होगी उस समय के ऊपर, कितना भारत का अर्थव्यवस्था का नुकसान होता होगा। जब गाड़ियां रुक जाएंगी, गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी, कितना डीजल उनका फूकेगा। जब गाड़ियां जाएंगी, कच्चा माल जो सुबह से शाम तक नहीं पहुंचेगा तो सड़ जाएगा, कितना ही कच्चा माल सड़ जाता होगा, सब्जियां, फल, कितने ही सड़कों में इस प्रकार से जाम में फंसकर सड़ जाते होंगे। और मित्रों, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आने के बाद में इस प्रकार से देश के भीतर एक परिवर्तन आया, चारों ओर देश पे बड़ी बड़ी रोडें बनी और यह जाम की समस्या से निजात मिला। एक इस प्रकार का नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी जब कारगिल आया तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से कारगिल में नेतृत्व करने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया। और यही नहीं, उससे पहले तक इस देश के भीतर कोई भी सैनिक यदि शहीद हो जाता था, उस सैनिक का शव अपने घर तक नहीं आ पाता था, लेकिन आज सैनिकों का जो शव उनके घरों तक आता है, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरुआत की हुई है। मित्रों, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरुआत हुई है। तो इस प्रकार का डेटा, और वास्तव में आपने देखा होगा कि वह समय भी जब सरकार पूरे 5 वर्ष नहीं चली और बीच में जिस प्रकार जयललिता रूठ गई, और जब जयललिता रूठ गई तो एक वोट से वो सरकार रह गई। और लेकिन आपने देखा होगा अटल जी ने कहा था कि ऐसा नहीं था कि हमारे पास खरीदार नहीं थे, खरीदार भी थे, हमारे पास पैसा भी था, लेकिन हम ऐसी सरकार को चिमटे से भी नहीं छूना चाहेंगे, चिमटे से भी नहीं छूना चाहेंगे। अटल जी का ऐतिहासिक भाषण है। और यही नहीं, और जब एक वोट से सरकार गई तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सरकारें आती हैं, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगे, लेकिन देश रहना चाहिए, देश रहना चाहिए। इस प्रकार का वह व्यक्तित्व जो भारतीय जनता पार्टी ने गढ़ा, वह व्यक्तित्व जो जनसंघ ने गढ़ा, वह व्यक्ति जो संघ ने गढ़ा, वह व्यक्तित्व जो इस देश के राष्ट्रवादियों ने गढ़ा, एक ऐसा व्यक्तित्व देश के प्रधानमंत्री रहे, स्वर्गीय जिनको भारत रत्न मिला, हम सबके प्रिय नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी युगों युगों तक याद किए जाएंगे, युगों युगों तक याद किए जाएंगे। और खासकर वो विचारधारा, जिस विचारधारा की शुरुआत, जो विचारधारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के माध्यम से जिसकी शुरुआत हुई, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से होते हुए अटल बिहारी वाजपेयी
और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद आज वो साक्षात यदि दिखाई पड़ रही है तो नरेंद्र मोदी के रूप में दिखाई पड़ रही है। नरेंद्र मोदी के रूप में दिखाई पड़ रही है। अटल जी ने जिस निहास को अटल जी ने खोदा, जिस निहास को अटल जी ने भरा, उस निहास के ऊपर उन्हीं के विचारों के ऊपर चलते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल इमारत खड़ी करने का काम कर रहे हैं। मित्रों, यही होता है कि व्यक्ति आता है जाता है, लेकिन विचारधाराएं कहीं नहीं जाती, वो तो युगों युगों तक रहती हैं। कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, आज मोदी हैं। मोदी के बाद न जाने कितने ही आएंगे, लेकिन यह देश भी रहेगा, यह विचारधारा भी रहेगी कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। इस सोच के साथ में उन नेताओं ने वह समय कभी सोचा भी नहीं होगा कि आज भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी और दिल्ली में सरकार आएगी, एक के बाद दोबारा आएगी और दोबारा के बाद तिबारा आएगी, न जाने कितनों की नींद ही उड़ा जाएगी। कभी सोचा भी नहीं होगा। वह भाजपा आज पूरे देश में जिस प्रकार से जो भगवाकरण हुआ है, एक के बाद एक राज्य भारतीय जनता पार्टी का, एक के बाद एक राज्य में जिस प्रकार से भगवा पताका फैला रही है, या उन लोगों ने जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। मुझे आप तो ध्यान में आता है, इतने बार लोग बताते हैं, कितने बार लोग बताते हैं कि एक समय था जब जनसंघ का प्रचार करने के लिए जब लोग आते थे मोहल्लों में, और खासकर उस समय पर ब्राह्मणों के जो मोहल्ले होते थे वो तो ज्यादातर वो तो सब कांग्रेसी होते थे, और उन मोहल्लों में यदि कोई आ जाता था तो सब कांग्रेसी उनके पीछे पीछे बच्चे उनको चिढ़ाते थे, उनके पीछे पीछे दौड़ते थे। हमारे मोहल्ले में कुछ लोग आते, किस्सा आज भी बताते हैं, वो आते थे घंटा घड़ियाल बजाते थे, घंटा घड़ियाल बजाते थे, उनको आसपास घेर कर 25-50 लोग खड़े हो जाते थे, उनको अपनी जनसंघ की नीतियां बताते थे, और जब जनसंघ की नीतियां बताते थे उसके बाद अपना जब चल देते थे तो फिर लड़के उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए कि जनसंघी, महाभंगी, जूता मारो, चांद गंजी, इस प्रकार के नारा लगाते हुए उनको अपमानित करते थे, अपमान सहते थे, लेकिन अपने काम से कभी डिगते नहीं थे, क्योंकि उनका तो लक्ष्य ही था कि भारत के भीतर इस प्रकार की राजनीतिक स्थिति का बदलाव करना, और वह बदलाव भारत की राजनीति के भीतर करके दिखाया उसी विचारधारा ने। और वह विचारधारा जिसकी 11 लोगों से शुरुआत केवल दिल्ली के भीतर हुई थी, वह आज एक के बाद एक राज्यों में भारत की सबसे बड़ी नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी बनी है। ऐसे मनीषियों के कारण अटल जी की तो चर्चा होती तो नेता थे, लेकिन न जाने कितने ही अनगिनत इस प्रकार के लोग हैं, हम शायद जानते भी नहीं होंगे। यदि जानते होंगे कभी अपने पास पड़ोस में नजर दौड़ा कर देखना, आज भी मैं जाता हूं, कितने पुराने लोग इस प्रकार के मिल जाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जिन्होंने अपना काम किया, अपना पसीना दिया, अपना खून दिया, भारतीय जनता पार्टी के लिए संघर्ष किया। ऐसे लोगों ने इस पार्टी को यहाँ तक पहुंचाया है, ऐसे लोगों ने इस पार्टी को यहाँ तक बनाया है। इसलिए बंधुओं, अभी विषय आया था, मैं देख रहा था, राष्ट्र प्रेरणा स्थल का शुभारंभ करने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए, और नरेंद्र मोदी जी जब राष्ट्र प्रेरणा स्थल का जब उद्घाटन करने के लिए आए तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल में 3 मूर्तियां लगी हुई थी। एक मूर्ति थी जनसंघ के पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, दूसरी मूर्ति थी वहां के ऊपर जो जनसंघ में जिन्होंने विचारधारा के जन्मदाता माने जाते हैं वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, और तीसरी मूर्ति थी भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की। यह मूर्तियां 3 लगी। इन तीनों ने किसके लिए काम किया? इन तीनों महापुरुषों ने देश के लिए काम किया। इन तीनों महापुरुषों ने, 2 महापुरुषों ने तो शादी ही नहीं की, अटल जी ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने परिवार ही नहीं बनाया, अपने आप को इस देश के लिए समर्पित कर दिया, देश के लोगों के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश की जातिवादी राजनीति समाजवादी पार्टी वो उनकी जाति ढूंढ लाई, बता रहे कि 3 पंडितों का हुआ, वहां के ऊपर मूर्ति लगी, 3 पंडितों की मूर्ति लगी। अब भैया तुम बताओ, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से अगर हम पूछें कि चलो भैया हमने 3 पंडित लगाए और तुमने जो बनाया वो तो दिनेश्वर मिश्रा बनाया, कौन थे भैया, तुम्हारी बिरादरी कटेगा। कांग्रेस ने 80 से ज्यादा बड़े बड़े स्थल गांधी परिवार के नाम से कर दिए। अब गांधी परिवार के लिए हम तो कहते नहीं, तुम्हें बताते हो दबताते गोत्र के हैं ब्राह्मण, तो भैया तुमने किसको बनाया?
अरे हम तो विचारधारा को समर्पित किया, विचारधारा को, लेकिन तुमने तो जातिवाद के सरेआम नंगा नाच इस देश के भीतर किया है। तुम इस देश के भीतर आज भी जाति के बंटवारा कराना चाहते हो, और जाति का बंटवारा होगा तो क्या होगा, क्या होगा? अभी आपने देखा है बांग्लादेश के भीतर वह दीपू दास महतो, क्या नाम था उसका, मंडल, वो उसको किस प्रकार से अल्लाहू अकबर कहते हुए उसको पीट कर मार दिया, और किस प्रकार से उसको पेड़ के ऊपर लटका कर जिंदा जला दिया गया। कौन है ये? कौन है वो? ये जातिवादी लोग या जाति का नंगा नाच जो उत्तर प्रदेश के भीतर, इस देश के भीतर खेलते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, वह दीपू महतो वह कोई ब्राह्मण नहीं है, वह कोई क्षत्रिय भी नहीं है, वह बनिया भी नहीं है, वह अनुसूचित जाति का है और अपने बुजुर्गों के कारण से रह गया है। यदि उसके बाबा दादे यदि उस समय के ऊपर देश की झूठी राजनीति में न फंसे होते, भीम का भी झूठा सपना न दिखाया होता, उनको यह सपने के साथ में कि तुमको भारत के भीतर सम्मान नहीं मिलेगा, तुम्हें सम्मान बांग्लादेश के भीतर मिलेगा, पाकिस्तान के भीतर मिलेगा, इस भ्रम में न फंसे होते तो आपको दीपू दास को जलाने की किसी की हैसियत नहीं होती, किसी की हैसियत नहीं होती। या जो कुछ भी बांग्लादेश के भीतर हो रहा है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूँ, यह आपके भविष्य की संकेत है, ये आपके भविष्य का संकेत है, ये अलार्म बज चुका है। और यदि भी अभी हमने न पहचाना तो आने वाले पीढ़ियों में, आने वाले समय में हमारे आपकी संतानों की यही स्थिति होने वाली है, हमारे आपके संतानों की यही स्थिति होने वाली है। इसलिए इस बात को समझते हुए, अभी आपने देखा होगा एसआईआर चल रहा है, और जब एसआईआर चल रहा है तो किस प्रकार से एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा इस एसआईआर को लेकर किस प्रकार से झूठे भ्रामक फैलाए जा रहे हैं, भ्रम फैलाए जा रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा वो एसआईआर का विरोध टीवी के ऊपर करते हैं, वो एसआईआर का विरोध अपने भाषणों में करते हैं, लेकिन पूरी की पूरी पार्टी नीचे लगी हुई है एसआईआर में वोट बनवाने के लिए कि किसी प्रकार से अपना तो बने और हमारा ये फर्जी भी बच जाए। वो पूरी तरीका से इसमें जुटे हुए हैं। उनके माफिक जो बीएलओ हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनकी कृपा से नौकरी लगी होगी, उनकी जाति के हो सकते हैं, विशेष वर्ग के हो सकते हैं, इस प्रकार के वह बीएलओ पूरी तरीके से उनकी मदद करने में भी जुटे हैं। यदि आप इन सब चीजों से चूक गए तो देखो आज भारत में हमारे पास सिर्फ एक ही हथियार है जो भविष्य में हमें सम्मान भी दे सकता है और सुरक्षा भी दे सकता है। वह हथियार हमारा वोट है। वोट के अलावा हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। इसलिए याद रखना कि हमें अपना वोट को सुरक्षित रखना ही रखना है, अपने समर्थकों के वोट को भी सुरक्षित रखना है, अपने विचारधारा के वोट को भी सुरक्षित रखना है। और इसके अतिरिक्त यदि कोई भी वोट फर्जी बना है तो उस वोट को हमें कटवाना भी है, तो विशेष आपको ध्यान देना है। और यदि आपने ध्यान न दिया तो यह अवसर आपके हाथ से निकल जाएगा, और यह अवसर यदि एक बार हाथ से निकल जाता है तो भविष्य में सिवाय पछताने के फिर कुछ भी नहीं रह जाता है, सिवाय पछताने के कुछ भी नहीं रह जाता है। आज बांग्लादेश में रह गए हिंदू, पाकिस्तान में रह गए हिंदू, जब उनका उत्पीड़न होता है तो अपने पूर्वजों को गाली देते होंगे, अपने पूर्वजों को कोसते होंगे कि हमारे बाबा, हमारे परबाबा, आज जब देश का विभाजन हुआ था, जब साहब यहाँ से तमाम सारे हिंदू भारत चले गए थे तो हमें यहाँ छोड़कर क्यों चले गए, हम भी यहाँ पर ना रहे होते तो आज हमें यह सब देखने को ना मिला होगा। तो मित्रों, हमारी भी आने वाली पीढ़ियां हमें कोसें, हमें ना कोसें, इसकी हमें बहुत चिंता रखना है। इसलिए एसआईआर, मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूँ। आपने देखा होगा कि जब से 2014 में सीए कानून जब आया था, और जब ये सीए का कानून जब आया था उस समय के ऊपर यह था कि भारत में आने वाले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के वह तमाम अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, ऐसे लोग जो यहाँ के ऊपर उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया, इसलिए उनका उत्पीड़न हो रहा है। ऐसे लोग यदि भारत आएंगे तो भारत में उनको नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन इसके अतिरिक्त क्योंकि इस्लाम के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान, बांग्लादेश इस्लाम के आधार पर बना था, इसलिए कोई मुसलमान यदि भारत आएगा तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। तो आपने देखा उसका फायदा उठाते हुए 2014 से पहले तो जो घुसपैठ होती थी वो सलमान, सुलेमान, उस्मान के नाम पर होती थी, लेकिन सन 2014 के बाद में उनके नाम बदल कर रहमान राम हो गया और सलमान सूबेदार हो गया, और इस प्रकार से सबने हिंदू नाम बना लिए हैं।
तो आप एक बात याद रखना, जिसका भी SIR योजना के तहत जिसका भी मतदाता सूची में नाम नहीं आया, आप भले चिल्लाते रहोगे यह हमारी पत्नी है, लेकिन सरकार उसको घुसपैठिया की नजर से ही देखेगी। आप याद रखना, मैंने आपको भले ही लगता हो कि आपका भाई है, लेकिन उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, आपके भाई को भी संदिग्ध नजरों से ही देखा जाएगा। भले ही आप कहते रहो नहीं हम तो हिंदू हैं, हम तो फलाने गांव के हैं। इसलिए अपनी पहचान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो, आपके पड़ोसी का नाम दर्ज हो, आपके नाते रिश्तेदारों का नाम दर्ज हो। आने वाली 1 तारीख को मतदाता सूची का प्रकाशित हो जाएगा। प्रत्येक बूथ के ऊपर एक टोली बनाइए, प्रत्येक बूथ के ऊपर एक टोली बनाइए और उसमें वोटर लिस्ट को देखिए, कोई नाम छूट तो नहीं गया है। यदि कोई नाम छूट गया हो तो भर दीजिए, नहीं तो भविष्य में सिवाय कोसने के कुछ रह नहीं जाएगा, सिवाय पछतावे के कुछ रह नहीं जाएगा। आपने देखा होगा कि आज वोटर लिस्ट में उसी को माना जा रहा है जिसका नाम 2003 की सूची में है। भले ही तुम्हारा नाम ना होगा, तुम्हारे पिताजी का होगा, पिताजी का नहीं होगा, तुम्हारे बाबा का होगा। तो मित्रों, एक समय वह भी आएगा जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नाम से पहचाने जाएंगे। तो इसलिए मतदाता सूची में यदि आज तुमने अपना नाम दर्ज नहीं किया, आने वाले समय में तुम्हारे बच्चों के ऊपर संकट होगा। और जिसका नाम मतदाता सूची में नहीं होगा, मेरी बात कागज में लिख लेना, वो भारत सरकार की नजरों में वह संदिग्ध है, वह घुसपैठिया है। इसलिए मित्रों, यह न मानना केवल घुसपैठिया मुसलमान ही है, या मुसलमान भी अब हिंदू नाम से घुसपैठिया बनकर हिंदुस्तान के भीतर आ रहा है।